नमस्कार। वीडियो की शक्ल में देखते हैं एलटी ग्रेड परीक्षा यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसके अंतर्गत समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक स्नातक श्रेणी परीक्षा, जिसका फेवरेट नेम एलटी ग्रेड परीक्षा है। इसके लिए टेस्ट सीरीज देखते हैं, प्रैक्टिस सेट देखते हैं जो सामान्य अध्ययन का होगा। जैसा कि हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस एलटी ग्रेड के हिसाब से 120 प्रश्न जो होंगे सब्जेक्ट होंगे, 30 प्रश्न जीएस के होंगे। इस 30 प्रश्नों को जो प्रैक्टिस सेट में हम कवर करने का प्रयास करेंगे, और 40 प्रश्न जो आपके होंगे जीएस लेक्चरर में, और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जो है जीएस यानी जनरल स्टेज के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं, जो कि समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है। इसके अंतर्गत देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 3 दिए गए हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट 1 यानी टेस्ट सीरीज 1 पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके प्रथम 9 प्रश्न पर हमने चर्चा पूर्व के लेक्चर में कर लिया है। तो प्लीज़ आप इस चैनल पर जाकर सारा लेक्चर देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए पहले जो 9 प्रश्न थे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं डिटेल में करेंगे, एक बार आप इसको प्रूफ में इसको देख लें। तो पहला, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए थे। इसका सही आंसर बी है, दमदमा, जो प्रतापगढ़ में है दमदमा। यहाँ से एक साथ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए थे। शेष जो है 2-2 यानी युग्म समाधान निकाले गए थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी सुमेलित नहीं, धौलावीरा है। बी के थापड़ जी नहीं, हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया था, आर बिष्ट जी थे। सी इसमें सही है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो तीसरा का सही आंसर डी था, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से जो बुद्ध के उपदेश संबंधित थे। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो चौथे का ए था, कलीम जो था ये शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो 5वें का सही आंसर ए था, वंदे मातरम। छठा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो 6वें का सही आंसर बहुत ही आसान था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहीं से भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि की शुरुआत होती है, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको बी अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। 7वां प्रश्न देखें तो 7वां, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो संविधान के भाग 4 में जो है वो डीपीएसपी यानी जो है आपका राज्य के निदेशक तत्व दिए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 51 में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के दायित्व का उल्लेख किया गया है। तो ये डीपीएसपी है, संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया, 36 से 51 तक है। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों पूर्व सूचना देना आवश्यक है? 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर लिया है, यानी 8वें का सही आंसर आपका जो हुआ वो बी हुआ। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या है? तो ये अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होती है, यानी 9वें का सही आंसर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी जैसे उत्तर प्रदेश में देखें तो 1/10 भाग मनोनीत किए जाते हैं। तो 6 भारत यानी कुल देखें प्रेजेंट में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसमें से 6 राज्यों में जो है वह विधान परिषद है। यानी जैसे सेंटर में देखें लोकसभा और राज्यसभा है। राज्यसभा को जो है उच्च सदन, हालांकि संविधान इसका चर्चा नहीं है, लेकिन उच्च सदन के नाम जानते हैं। और लोकसभा जो उसी प्रकार से 6 राज्यों में, जिसमें देखें उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक विधान परिषद की जो है व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में जो है यह व्यवस्था की गई है कि विधान परिषद का यानी 169 के तहत सृजन भी किया जाता है, विघटन भी से शुरुआत होती है। 171 में इसके प्रावधान इसके शुरुआत होते हैं। सर्वाधिक विधान परिषद जो है 100 जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में है, और जो राज्यपाल मनोनीत करते हैं वह आपका 1/10 में सदस्य वो अप्रत्यक्ष रूप से यानी अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है। 5/6 भाग का जो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, शेष को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। चलिए 10वें प्रश्न देखते हैं, यानी यहाँ से हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करेंगे। इनमें कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था? तो 44वां संविधान संशोधन जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर जो इसका लागू किया गया था। चलिए इसको एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं साथ में। 42वां संविधान संशोधन है। 44वां संविधान संशोधन जो इसके अंतर्गत 1978 में या 1976 में आया था। तो इससे जो है जो धन का अधिकार था यानी जो आर्थिक अधिकार था उसको हटा दिया गया था। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो 10वां प्रश्न आपका ये एक्सप्लेनेशन है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का समावेशन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था, जिसका वर्तमान भारतीय संविधान के भाग 4 को ध्यान रखना है। 4 को यहाँ है क्योंकि 4 जो देगा संविधान का भाग 4 और डीपीएसपी 4 का जो है के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में किया गया है। आरंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। ध्यान रखें कि आरंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी 10 थी, किंतु वर्तमान में 86वें संविधान संशोधन 2002 में इनकी संख्या 11 है। इन्हें मूलतः सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, यानी किससे लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से अडॉप्ट किया गया है मौलिक कर्तव्यों को, जो कि वर्तमान 11 हैं।
चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो 11 का सही आंसर बी है। बी का मतलब मणिपुर जो है यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा से होकर एक कर्क रेखा होकर गुजरती है, जबकि मणिपुर देखें तो यह कर्क रेखा के उत्तर में है, क्योंकि मिजोरम के जस्ट ऊपर देखें तो मणिपुर से ऊपर आपका जो आएगा वह नागालैंड से ऊपर जो सबसे जो पूर्वी राज्य है भारत का वो अरुणाचल प्रदेश आता है। यानी अरुणाचल का मतलब जहाँ अरुण यानी सूर्य सबसे पहले आते हैं वो अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। तो इसका सही आंसर बी हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ग्रहण का सही आंसर यह बनता है। प्रश्नगत राज्यों में मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, जबकि अन्य तीनों राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। यानी भारत के 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। भारत के भी 8 राज्य कहाँ जहाँ कर्क रेखा गुजरती है, यानी भारत के लगभग बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। जो देखें कर्क रेखा की तो यह आपका पृथ्वी है, जो पूर्णतः गोल तो नहीं है। तो यह 0 डिग्री अक्षांश की रेखा है, जिससे विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इससे ऊपर जो 23.5 डिग्री की रेखा है उसको कर्क रेखा कहते हैं। यानी इससे नीचे जो 23.5 डिग्री की रेखा होगी उससे हम मकर रेखा कहेंगे। तो ये कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ है, यह भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से ऊपर गुजरती है। 8 राज्य कौन है? तो सबसे पश्चिमी जो राज्य है भारत का वो गुजरात है, यहाँ शुरुआत होती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके बाद वेस्ट बंगाल और लास्ट में आपके पूर्वोत्तर 7 सिस्टर राज्यों में जो आते हैं वो आपका जो है त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। त्रिपुरा देखें तो ये 3 तरफ से जो है 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है त्रिपुरा, और केवल एक तरफ से जो है भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं जो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें मणिपुर जो है वो ऊपर की तरफ है। तो ये पूछा था, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। चलिए 12 नंबर प्रश्न निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं? ध्यान रखना है नहीं वाला प्रश्न अक्सर भी यदि नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो ये गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, इसलिए नहीं पूछ रहा है। तो 12 का सही आंसर बी है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह मंगल नहीं, सबसे छोटा ग्रह जो होता है बुध होता है। यानी शेष इसमें सही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, ये भी सही। शुक्र को पृथ्वी के भगनी ग्रह भी कहते हैं। सौरमंडल का सबसे दूरस्थ स्थित वरुण है, यानी जो प्लूटो उसको यानी बौने ग्रह में श्रेणी में शामिल कर देने के बाद ये वरुण जो है सबसे दूर स्थित ग्रह हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे छोटा जो बुध है और सूर्य के सबसे नजदीक भी है, जबकि सबसे बड़ा बृहस्पति, शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है। और सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या करें वर्तमान में तो वह शनि ग्रह के पास सर्वाधिक जो उपग्रह हो चुके हैं। शनि ग्रह जिसमें वलय अछल्ले पाए जाते हैं। बृहस्पति देखें तो यह आपका सबसे बड़ा ग्रह है और यह वायु ग्रह के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रथम 4 ग्रह जिसमें से बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, पृथ्वी, ये जो आपके आंतरिक ग्रह हैं। और वायु ग्रहों में आपका जो आता है बृहस्पति आते हैं, शनि आता है और अरुण और वरुण आते हैं। वरुण सबसे दूर का है। तो इसमें जो पृथ्वी से नीला ग्रह अपनी पृथ्वी को होते हैं और सबसे चमकीला ग्रह जो आपका है वो शुक्र है, जिसे पृथ्वी का भग्न ग्रह भी कहते हैं, भोर का तारा और सांझ के तारे के नाम से भी जानते हैं। मंगल देखें तो यह आपका जो है यहाँ पर भी पृथ्वी की तरह जो है झुका होता है और यहाँ पे मौसम पाए जाते हैं। तो चलिए इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। इसके बाद देखें तो 13 नंबर प्रश्न आपका यह दिया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमित कहता नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 13 का सही आंसर जो आपका बी बनेगा, यानी बी का मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यानी बी है 34/12 है। यानी सबसे गहरे स्थान प्रशांत महासागर की सबसे जो गहरी खाई है मेरियाना ट्रेंच है। और देखें तो आपका अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी जो खाई बनेगी वह प्यूर्टोरिको रिको ट्रेंच है। और हिंद महासागर की सबसे जो गहरी खाई वो जावा ट्रेंच है। और आर्कटिक महासागर सबसे खाई जो है यूरेशियन बेसिन है। जो मेरियाना ट्रेंच है उसकी गहराई देखें तो आपका 11,022 यानी 11,022 मीटर जो गहरा है। 11,022 मीटर का मतलब आप कह सकते हैं 11 किलोमीटर तक गहरा। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान यही है। और सबसे ऊंचा स्थान देखें तो 8,848 मीटर है। यानी लगभग 8 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर, 8.25 किलोमीटर देखें तो सबसे ऊपर ऊंचाई स्थित यह स्थान है पृथ्वी पर। और सबसे गहराई वाला स्थान 11 9 जोड़ तो 19 और यह लगभग जो देखें तो 20 किलोमीटर जो है सबसे गहरा और सबसे ऊंचा पृथ्वी पर स्थान पाया जाएगा, जो कि सबसे ऊंचा जो होगा एवरेस्ट है। और सबसे गहरा जो मेरियाना ट्रेंच है जो कि 11,022 मीटर यानी लगभग देखें तो 11 किलोमीटर गहरा है, जो कि प्रशांत महासागर में है। ये नोटेड पॉइंट है कि मेरियाना खाई जो जिसकी चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, यानी चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। इसी के पास देखें तो गुआम नामक जो एक तटीय द्वीप भी पाया जाता है। मरियाना ट्रेंच के पास गुआम नामक द्वीप पाया जाता है। और हिंद महासागर में देखें, हिंद महासागर जो 5वां सबसे बड़ा
ज़्यादा बड़ा जो है महासागर हिंद महासागर है। सबसे बड़ा जो महासागर प्रशांत महासागर है, और जो हिंद महासागर 5वां सबसे बड़ा महासागर है। इसमें जो देखें तो सबसे गहरी खाई जो है वो 8,152 मीटर, लगभग 8 किलोमीटर, यानी एवरेस्ट के बराबर जो है वह गहराई या खाई जो है सुंडा में जो है ये जावा ट्रेंच जो कि सुंडा यहाँ पर पाया जाता है, गहरी खाई है हिंद महासागर की। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला 14 नंबर प्रश्न, इसका भी जल्दी से एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। खनिज सूची फर्स्ट में खनिज है और सूची सेकंड उत्पादक देश दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर देखें, यानी 14 का सही आंसर जो बनेगा वो ए है। ए का मतलब 34 21 है, यानी ए का 3 होगा। ए का 3 का मतलब ए इसमें क्या है, चांदी। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक जो करता है मैक्सिको करता है। और बी का जो होगा 4 होगा। बी का जो 4 है, 4 का मतलब भारत है। यानी भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस चीज़ का होता है उसको देख लेते हैं। तो अभ्रक का है। बी मतलब अभ्रक जो है, यानी चांदी सर्वप्रथम मैक्सिको में है और अभ्रक सर्वाधिक जो आपका है वो भारत में है। इसके बाद देखें तो आपका जो लौह अयस्क है, लौह अयस्क दूसरे स्थान पर यानी ऑस्ट्रेलिया में होती है। और तांबा सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो आपका चिली में होता है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपीपीएससी की फेवरेट क्वेश्चन में वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी 14 का सही आंसर 34 21 हुआ है, यानी ए हुआ। 15 देखिए निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सुमेलित नहीं है। 15 का सही आंसर डी है, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं। प्रकाश वर्ष जो होता है, लाइट ईयर जो होता है, दूरी मापने की इकाई होती है, न कि समय मापन की इकाई होती है। नाट जो है जहाज की चाल की माप होती सही है। नाटिकल माइल जो होता है नौ संचालन प्रयुक्त दूरी की इकाई भी सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है और एक एंगस्ट्रॉम यानी इसको ए और 0 कहते हैं 10⁻⁻10 मीटर होता है, अक्सर एग्जाम पूछता है। और एक माइक्रोन जो होता है या म्यू 10⁻⁻6 होता है। एक नैनोमीटर = 10⁻⁹ होता है। तो इस एग्जाम में ये भी दूरियां पूछ देता है, हालांकि कन्वर्ट फॉर्मेट में भी पूछता है, लेकिन आप इतना याद रखेंगे तो इसके कन्वर्ट फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। जहाँ तक लाइट ईयर की बात करें यानी प्रकाश वर्ष की बात करें, तो एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर या LY = होता है 9.46 × 10⁻⁻15 मीटर होता है, यानी काफ़ी लंबी दूरी है यह। इससे भी लंबी दूरी जो होती है लाइट ईयर से वो पारसेक होती है, यानी एक पारसेक = 3.26 LY होती है, यानी लगभग 3.25 गुना, यानी लाइट का 3.25 गुना जो डिस्टेंस दूरी है 3.25 गुना होगा, तो एक पारसेक बराबर होता है। और इसको हम एक पारसेक में देखें तो 3.08 × 10⁻16 मीटर हो जाता है। और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और जबकि प्रकाश की डिस्टेंस देखें, जो प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी एक सेकेंड में देखें तो 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस जो होती है वो प्रकाश तय करती है। अब तक पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा तीव्र गति से चलने वाला जो भी मिला है वो प्रकाश है। इससे ज़्यादा प्रकाश का अभी तक अस्तित्व नहीं हुआ है, यानी वैज्ञानिकों द्वारा खोज नहीं की जा चुकी है। और संभावना भी ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा भी है कि इससे ज़्यादा तेज यानी कोई भी पदार्थ या एंगस्ट्रॉम या वेव्स नहीं है। यहीं पर थोड़ी सी जानकारी और ऐड कर लें तो सूर्य से, यानी सूर्य देखें हमारा जो सूर्य है, यानी सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भाग है वो सूर्य ही है। तो सूर्य से हमारी पृथ्वी की दूरी देखें तो 150 मिलियन किलोमीटर है, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर जो सूर्य हमारी पृथ्वी से दूर है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने पर लगभग 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट में जो सूर्य का प्रकाश होता है पृथ्वी पहुँच जाता है। और चंद्रमा देखें, चंद्रमा हमारी पृथ्वी से जो डिस्टेंस है 3.8 लाख से ज़्यादा, यानी इतने लाख 3.8 लाख किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। यानी देखें तो 3844 यानी 3,84,400 किलोमीटर डिस्टेंस पर जो चंद्रमा है। और चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर आने में मात्र 1.3 सेकेंड का समय लगता है। चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं इसका। 16 नंबर, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो 16 का सही आंसर देखा जाए तो ये बनेगा अवरक्त, यानी इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। पैरावाइग्री अल्ट्रावायलेट या विजुअल रेज का प्रयोग नहीं होता है। यानी जो टेलीविजन में रिमोट कंट्रोल होते हैं, दूरस्थ नियंत्रण मतलब रिमोट कंट्रोल, किस प्रकार के चुम्बक का प्रयोग होता है, ये अवरक्त इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, देखिए प्रकाश में जो होते हैं 7 रंग होते हैं, यानी बैगनी, नाला, यानी सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ लाल का होता है और सबसे कम बैगनी का होता है। यानी बैगनी जो है वह आपका सबसे कम वेवलेंथ होता है और सबसे ज़्यादा लाल का। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और 7 प्रकार की किरणें पाई जाती हैं। किरणों का नाम गएप द्विआह्वा होता है। अभी देखें तो जो 2025 का अपर पीटी एग्जाम यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो है अधीनस्थ सेवा
प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा एग्जाम जो 12 अक्टूबर कराएगा, तो इसमें ये जो आपके किरण है इनका तीव्रता क्रम पूछा था। तो ये 7 प्रकार की जो होती हैं किरणें होती हैं। सबसे ज़्यादा किरणों की जो आप कह सकते हैं जो ऊर्जा होती है वो गामा की होती है, या सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की होती है, और वेवलेंथ सबसे कम होती है। इसके बाद एक्सरेज की होती है, फिर पराबैंगनी की, फिर दृश्य, इसके बाद औरत किरणें में सारी आती हैं, वायरलेस होती है, रेडियो तरंगें इत्यादि होती हैं। चलिए 17 नंबर देखते हैं। तो हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया, यानी 16 नंबर इंफ्रारेड 17 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, ध्यान रखना इसमें नहीं पूछा है। जैसा कि ज़्यादातर अभी देखें इस बार का जो पेपर पूछा गया था यूपीपीएससी द्वारा 12 अक्टूबर को, उसमें बहुत क्वेश्चन जो नहीं बात आ रहे थे, जिन्होंने नहीं को ध्यान नहीं दिया सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो 17 का सही आंसर देखा जाए तो 17 का डी बनेगा। ये लिखा है पार्श्वीकरण चाय, पार्श्वीकरण चाय नहीं है, ये अलवड़ीकरण समुद्र जल सही है, प्रतिलोम पराशरण पेयजल है, विकृतकरण प्रोटीन का होता है। पार्श्वीकरण जो है ये चाय से संबंधित नहीं है, बल्कि ये खाद्य पदार्थों या दूध इत्यादि से होता है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं, तो 18 का सही आंसर जो है बी है। बी का मतलब धान का खेत, यानी धान का खेत जो है मीथेन गैस का उत्पादन करने, यानी CH4 का उत्पादन जो होता है धान के खेत करते हैं, या उसमें ज़्यादा मीथेन गैस के होने के संबंध। गेहूँ खेत से संबंध नहीं है क्योंकि इसमें जल नहीं होता है। कपास का खेत, मूंगफली खेत संबंधित नहीं है। धान खेत में जो होता है मीथेन गैस का उत्पादन होता है, जो कि एक जहरीली गैस के रूप में उपयोग होता है, जहरीला गैस बन सकता है। जैसे कुएँ में देखें तो कुएँ में भी जो होता है खरपतवार सड़ने की वजह से मीथेन गैस बन जाती है, और यह जो भी उसमें जाता है मजदूर या कोई भी, तो बेहोश होकर मरने की संभावना बनी रहती है। चलिए 19 नंबर देखें। और जो आपके जानवर होते हैं वो भी जो ज्वाल करते हैं या मुंह में जो चबाते हैं, उससे भी मीथेन गैस बनने के चांसेस बनते हैं, अक्सर एग्जाम पूछता है। 19 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर सी बनता है, जननांकी है, जेनेटिक्स है। निम्नलिखित में कौन सा विषय, ध्यान रखना है विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करने में जेनेटिक्स यानी जननांकी है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो 20वें का सही आंसर देखा जाए तो बी है, रानी मुखर्जी को दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार अभी प्रदान किए गए हैं अक्टूबर 2025 में। और अभी देखें तो जो है 55वां जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड जो मोहनलाल, साउथ के जो महत्वपूर्ण एक्टर मोहनलाल जी, उनको 55वां दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा की गई है। और देखें जो सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट एक्टर के अवार्ड जो शाहरुख खान और जो आपके हैं विक्रम मैसी, जिन्होंने 12 फिल्म में अब बेहतरीन अभिनय किया था, उनको संयुक्त रूप से जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिए जाने की घोषणा की 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के अंतर्गत। 21 नंबर में निम्नलिखित पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किन पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। यानी पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी निम्नलिखित में किस, यानी निम्नलिखित में से किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो किसका ये बनता है, जीव और वातावरण, जीव और वातावरण के बीच जो पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 22 में ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना की थी। तो 22 का सी बनेगा, सी जोसेफ फोर्नियर ने, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस का मतलब हरा घर जो इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से इससे ग्लोबल वार्मिंग बनता है। इससे मतलब ये हुआ कि जैसे आपका एक लेयर है, यानी विभिन्न प्रकार की परतें पृथ्वी पर होती हैं, जो मुख्यतः 5 प्रकार की परतें होती हैं। सबसे पहला क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल इत्यादि आते हैं। तो बहिर्मंडल तक यदि हम देखें तो इसमें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाए गए यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि देखें AC इत्यादि से निकलती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो यह पृथ्वी पर एक आवरण बना देती हैं, जिससे अल्ट्रा जो देखें O2 यानी ओजोन जो परत होती है, जो कि समताप मंडल पाई जाती है, यह प्रकाश किरणों को हमने देख लिया था कि 7 प्रकार की किरणें होती हैं। इसमें अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं वो सबसे डेंजरस होती हैं, उसको यह पृथ्वी पर आने से रोक देती हैं। लेकिन जो लंबी दूरी की तरंग जैसे इंफ्रारेड होती है, औरत किरणें होती है, वो पृथ्वी पर आ जाती हैं, पृथ्वी उनको अवशोषित कर लेती हैं। फिर पृथ्वी उत्सर्जित जब करती हैं उन तरंगों को, तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी जो एक घर बना होता है, वो उसको पृथ्वी पर वापस कर देता है, जिससे पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाता है। इससे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी वैश्विक उष्णन कहा जाता है, जिससे पृथ्वी का जो संरचना है, यानी जो जीवन के लिए संरचना के लिए जो उसमें देखें तो एक प्रकार से जो है विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो ये 22 नंबर का सही आंसर हमने देखा कि सी बनेगा, जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना की थी। भारतीय अर्थव्यवस्था है इकोनॉमिक्स में देखें तो 23 नंबर का सही आंसर ए बनेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी निजी के साथ साथ जो है कृषि के साथ साथ निजी अर्थव्यवस्था का भी अस्तित्व पाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। किसान दिवस कब मनाया जाता है, 24 का सही आंसर देखा जाए तो सी बनेगा, 23 दिसंबर को। आने वाले दिनों में अभी देखें तो आज जो है 14 नवंबर है, आज बाल दिवस है, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का आज जन्म दिवस बाल दिवस के रूप मनाया जा रहा है। तो 23 दिसंबर को जो है भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस जो है किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी देखें 2024 में चौधरी चरण सिंह जी को 5 लोगों के साथ जो है
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई। अब तक 53 लोगों को जो भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो 31 दिसंबर जो किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 25 बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो 25 का से आंसर सी बनेगा। सरधना में जो है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था, सरधना में, यानी 25 का सही आंसर आपका जो सी हुआ। अगला देखते हैं। तो भारत कला भवन संग्रहालय स्थित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डी यानी वाराणसी में। वाराणसी में जो BHU है यानी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसी में जो भारत कला भवन संग्रहालय बहुत ही प्राचीन है और उससे एग्जाम पूछता है, यूपी स्पेशल के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है क्वेश्चन। चलिए इसके बाद इसके एक अर्थमेटिक का प्रश्न भी देखते हैं, क्योंकि 30 नंबर का जो GS होगा उसमें जो है गणित के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें बीजगणित के प्रश्न यदि 2 पावर x - 1 प्लस 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320 हो तो x का मान है। तो 27 का सही आंसर भी बनेगा, यानी 7 होगा। चलिए इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये बहुत टफ तो नहीं बनेगा, इसको हम यदि कहना चाहें तो ये कर सकते हैं, यानी इस सारे प्रश्न को ये कहेंगे 2 पावर x बाई 2 कहेंगे, प्लस ये हो जाएगा 2 पावर x इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो पावर 1 बनेगा, इसमें से पावर घट जाएगा, इक्वल टू आपका यहाँ 1 कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं, ये बराबर 320 के हो जाएगा। इसमें यदि हम 2 पावर x कॉमन कर लें तो आपका बचेगा क्या, यहाँ से हाफ बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, इक्वल टू हो जाएगा 320 के। इसको हम जोड़ देंगे तो 5/2 हो जाएगा, उधर गुणा कर देंगे ले जा करके। तो फाइनली हमें जो मिलेगा वो हो जाएगा 2 पावर x को इधर रखते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 320 गुणे ये हो जाएगा 2/5, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 30 और ये हो जाएगा आपका 4 × 20 64 हो जाएगा, यानी 2 पावर x इक्वल टू हो जाएगा, इसको 128 कर सकते हैं। और फाइनली इसको हम कर सकते हैं 2 पावर x इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर 7, यानी 2 का 7 बार गुणा करेंगे तो 128 हो जाएगा, यानी हम गुणा करके दे सकते हैं 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64 और दूना 128, यानी कितना हो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा। 28 में देखें तो 2 वर्गों के, ध्यान रखना है वर्ग करा, 2 वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर, उस पर तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, निम्न में है। तो 28 का सही आंसर जो बनेगा वो ए है, एक मतलब 24 सेंटीमीटर है। चलिए इसके भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये बताता है 2 वर्ग, वर्ग का मतलब ये होता है जिसकी सारी भुजाएं यानी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यानी चारों भुजाएं बराबर हों और कोई भी कोण 90 अंश का न होगा तो वो समचतुर्भुज हो जाएगा। और जब सभी भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वर्ग होगा। और समानांतर चतुर्भुज का मतलब जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और कोई भी कोण 90 डिग्री का न हो तो वो समानांतर चतुर्भुज होता है। और यही यदि 90 डिग्री का कोण बन जाए तो आयत बन जाता है, आमने सामने भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो आयत बन जाता है। यहाँ वर्ग की बात कर रहा है। तो 2 वर्गों के परिमाप यानी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, 2 वर्ग हैं, एक वर्ग यहाँ पर दिया गया, एक वर्ग यहाँ पर दिया गया है, यह बड़ा वाला है और यह छोटा है। तो इसका हम मान लेते हैं कि जो सारी भुजाएं ए है और इसकी सारी भुजाएं बी हैं। तो इसका परिमाप यानी 4a इक्वल टू हो जाएगा 40 के, यानी a बराबर हो जाएगा 10 के। और यहाँ पर करेंगे तो आपका हो जाएगा 4b बराबर 32 के हो जाएगा, यानी b बराबर जो आपका हो जाएगा वो 8 चौको 32 यानी 8 हो जाएगा। यानी बड़ी वाली भुजा कितनी होगी 10 होगी और इसकी भुजा 8 हो गई। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, इसका भुजा हमने निकाला 10 हो गया, इसका 8 हो गया। उस तीसरे वर्ग का परिमाप पूछ रहा है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है, यानी इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। जो तीसरा है तो दोनों के क्षेत्रफलों के वर्गों के अंतर के बराबर है, इसका 100 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, निकाल देंगे 36 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा 36 हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है भुजा के स्क्वायर होता है, भुजा कितना हो जाएगा 36 का रूट निकाल देंगे 6 हो जाएगा। परिमाप यदि हमें निकालना है तो भुजा 6 4 का गुणा कर देंगे तो 6 × 4 हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा, यानी इसका आंसर सही हुआ। चलिए अगला देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखा जाए तो 12 अगस्त 2025 को भारत की पहली AI संचालित ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई थी। तो 29 का सही आंसर बी बनेगा, यानी जयपुर में। यानी भारत की पहली, ध्यान रखें, पहली AI संचालित ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई थी, जयपुर में, यानी राजस्थान के जयपुर में शुरू की। आखिरी प्रश्न देखते हैं इसका। तो जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO द्वारा प्रलय मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया था। तो 30वें का आंसर सी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में यह परीक्षण किया गया। तो ये करंट अफेयर्स रहा, यानी करंट अफेयर्स को देखें तो 2 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी करंट अफेयर्स के भी प्रश्न पर आपको फोकस करना है। 2 प्रश्न वेरी वेरी निर्णायक हो सकते हैं मेरिट निर्धारण में, यानी PT क्वालिफाई करके आप मेंस का एग्जाम आसानी से दे सकते हैं। तो करंट पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर जल्द अपलोड किए जाएंगे और सब्जेक्ट जो साइंस है उस पर आधारित महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर बहुत जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर इस चैनल पर जाकर देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।